मौजूदा दौर चुनौतियों से भरा हुआ है। कोविड का कहर जिंदगी और कारोबार दोनों पर देखा जा रहा है। एमएसएमईज जो तमाम चुनौतियों के बीच आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, कोविड की इस नई वेव ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया है। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन के जरिए हम स्मॉल बिजनेसेस की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। मेंटर्स के साथ मिलकर हम छोटे कारोबारियों की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। पुणे से सीरीज का आगाज करने के बाद आज हम रुख करेंगे फरीदाबाद का, जो कि हरियाणा का प्रमुख इंडस्ट्रियल हब है। यहां पर ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर्स, टेक्सटाइल, शूज जैसे क्षेत्रों में एमएसएमईज काम कर रहे हैं। आज एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू एसएमई एंड फॉर्मर सीएमडी एनएसआईसी। आप दोनों का ही शुक्रिया हमें कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। राजीव जी, आप ये बता सकें, स्मॉल बिजनेसेस पहले ही तमाम चैलेंजेस से जूझ रहे थे, उनसे उबरने की कोशिश कर रहे थे। कोविड की इस नई वेव ने मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। आप मौजूदा सिनेरियो को, इस एनवायरनमेंट को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? ये जो सेकंड दौर जिसको हम सेकंड वेव देख रहे हैं, और इसमें एक बार फिर से अनसर्टेनिटी है। इस दौर में मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल जो ये लग रही है कि हर राज्य अपने निर्णय अलग ले रहा है। किसी राज्य में लॉकडाउन्स हैं, किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू है, किसी राज्य में वीकेंड कर्फ्यू है। कोई नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें रहकर हम कोई काम कर पाए। अब क्या होगा? एक बार फिर से अब बिजनेसेस कम होने लगे हैं। एक बार फिर से कई फैक्ट्रीज ने अपने आप को बंद किया है। क्या कोई रिलीफ प्रोग्राम मिलेगा? तो ये भी अनसर्टेनिटीज है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से पेमेंट्स आनी रुक जाती है। बाजार में लोग पेमेंट्स देना बंद कर देते हैं। तो बिजनेस में अगर अनसर्टेनिटी होती है तो बिजनेस को नुकसान होता है, और एसएमईज इस समय यही फेस कर रहे हैं। राजीव जी, हमने देखा पिछले साल कोविड के दौरान सरकार की तरफ से कई ऐलान किए गए थे एमएसएमईज को राहत देने के लिए। इस बार आप किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं? मैं राज्य सरकारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक मॉरेटोरियम की घोषणा करें, अधिक समय दें अब स्मॉल इंडस्ट्रीज को अपने स्टैट्यूटरी टैक्सेस या लाइसेंसेस के रिन्यू कराने के लिए, और बिजली के बिल, क्योंकि वो एक बार फिर से एक बहुत बड़ी एक आर्थिक एक बोझ रहता है स्मॉल इंडस्ट्रीज पर, उसको जमा करने के लिए भी सरकार कुछ एक्स्ट्रा समय दे। डॉक्टर कुमार, ये समय सभी के लिए, खासकर एमएसएमईज के लिए काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। छोटे कारोबारियों की किस तरह से मदद की जा सकती है? राजीव जी ने अभी कुछ सुझाव दिए हैं, आपकी क्या राय रहेगी? जब से ये कोविड दोबारा दूसरी वेव आई है, तब से ये एमएसएमई सेक्टर फिर दोबारा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा है, और इनकी सबसे बड़ी समस्याएं वही हैं जो पिछले साल भी थी। एक तो वित्त की समस्या हो जाती है, क्योंकि इनकी सेल्स और मार्केटिंग में बहुत कमी आ जाती है। दूसरी बात, लेबर फोर्स के वापस जाने से और काम पर ना आने की वजह से, काम पर ना आ सकने की वजह से उनका प्रोडक्शन बहुत प्रभावित होता है, और जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यू होता है। इस वजह से लॉसेस होने शुरू होते। जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट तो की है पिछले साल भी, परंतु पेमेंट्स फिर भी फंसे रहे, और काफी लोगों ने बताया कि उनके पेमेंट्स रिलीज नहीं हुए। तो इसके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स इश्यू करने की जरूरत है। राजीव जी, वर्कर्स के जिस तरह से वापस जाने की खबरें आ रही हैं, उनमें डर है, फेयर है। इंडस्ट्री की तरफ से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हमें उनको हाथ थामना है, उनको हौसला देना है, और यह भी हौसला देना है कि यदि कोई बीमार होता है, यदि कोई और आवश्यकता आती है, तो हम अपने वर्कर्स का, अपने कर्मचारियों का साथ देंगे। तो ये भरोसा सरकार की तरफ से भी और उद्योगों की तरफ से भी, जब मिलकर हम अपने कर्मचारियों का हाथ थामेंगे और उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस पलायन को रोक पाएंगे। अब हम फरीदाबाद के एमएसएमई से आए प्रश्नों को शामिल करेंगे। पहले सवाल के साथ मौजूद हैं रेवा क्रेन से बलराज गोयल। हम लोग ज्यादातर लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए, पीएसयू यूनिट्स के लिए, गवर्नमेंट में इंक्लूडिंग रेलवेज के लिए हम क्रेन्स बनाते हैं, और हमारी जो क्रेन्स हैं मोस्टली टेंडर बिजनेस से आती हैं। मेरी प्रॉब्लम यह है कि जिस टाइम मैंने टेंडर दिया उस टाइम स्टील का प्राइस 35 रुपए से 40 रुपए किलो था, और आज की डेट में वही स्टील का प्राइस
60 रुपए से 65 रुपए किलो हो गया। वह इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया प्राइस। अब उसमें जो ऑर्डर है मैं कैसे भुगता हूं? अगर हम देखें, इंडिया विश्व के लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स में शुमार है, लेकिन जिस तरह से स्टील प्राइसेस में पिछले दिनों बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है और देखी जा रही है, इससे एमएसएमईज का कामकाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप कैसे देखते हैं और क्या सुझाव देते हैं इस फ्रंट पर? मैं चाहूंगा कि सरकार को 2-3 चीजें करनी चाहिए। ऐसा अचानक क्या हो गया कि वर्ष 2021 में भारत में स्टील के प्राइसेस 30 से लेके 70% तक बढ़ गए अलग अलग ग्रेड्स में। इस पर जरूर एक विचार होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से, स्टील डिपार्टमेंट की तरफ से देखना चाहिए कि क्या वजह है कि सभी लोग मिलकर, स्टील इंडस्ट्री मिलकर इस तरह से दाम बढ़ा रही है और देश की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का क्या होगा। तो क्या ऐसे में एक्सपोर्ट को कर्ब किया जा सकता है? डॉक्टर कुमार, आप बता सके, कहा जा रहा है स्टील प्राइसेस को कूल डाउन होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में पॉलिसी मेकर्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो मेरा सुझाव गवर्नमेंट के लिए यही होगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि एक्सपोर्ट के ऊपर अभी कुछ दिन तक के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएं या ड्यूटीज बढ़ाएं इसके लिए, और कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाएं एक्सपोर्ट के ऊपर, ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एक्सपोर्ट की, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी स्टील की और अन्य रॉ मटेरियल की बढ़े और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसमें घाटा ना हो। अदरवाइज ये प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाएगा। अगले प्रश्न के साथ मौजूद हैं विकास सिंघल, डेंटकॉन टेक्सटाइल से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साल 2006 में सरकार ने MSMED एक्ट लागू किया, जिसमें कि ये स्पष्ट किया कि कोई भी खरीदार जब छोटे उद्योगों से सामान खरीदेगा तो उसको 45 दिन के अंदर उसका भुगतान करना है। मगर आमतौर से ये देखा गया है कि जो सरकारी विभाग हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। एक दिक्कत ये भी आ रही है कि अगर व्यापारी चाहता है कि वो अपना बकाया पैसा ब्याज समेत ले तो उसको आर्बिट्रेशन केस फाइल करना पड़ता है। आर्बिट्रेशन का डिसीजन उसके फेवर में आने के बावजूद भी व्यापारी को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी विभाग अपील पे अपील करता चला जाता है। प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट ईयर ये घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कि सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रेलवेज, डिफेंस 45 डेज में सभी एसएमईज की पेमेंट्स रिलीज कर देंगे। मुझे अफसोस ये है कि आज भी बहुत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एंटरप्राइजेस ने 45 डेज में अपने एमएसएमईज की पेमेंट्स को रिलीज नहीं किया है एफएम के ऑर्डर्स के बावजूद। तो ये एक तरह से उन ऑर्डर्स की अवहेलना है और जरूर केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए या उनको फंड्स देना चाहिए उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ताकि रेलवे, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये टाइम से एसएमईज की पेमेंट करें। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने भी जो नए नियम बनाए हैं रिटर्न्स बनने के, मुझे लगता है कि उन्हें भी उन नियमों को बहुत कड़ाई से इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सी इंडस्ट्री हैं आज भी जब अपनी बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में फाइल कर रही हैं, वो प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं कर रही हैं कि उनके सप्लायर्स में एमएसएमईज कितने हैं। डॉक्टर कुमार, विकास जी के लिए आपकी क्या सलाह होगी? आप क्या उनको कहना चाहेंगे? पेमेंट ना होने की स्थिति में सेलर को तो, एमएसएमई को तो कोर्ट में ही जाना पड़ता है। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि एक तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन डिलेड पेमेंट की लिस्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के चैंपियंस पोर्टल पे भेजें और चिट्ठी लिखें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी लिखें। दूसरी बात, गवर्नमेंट के लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल को थोड़े टीथ प्रोवाइड करे, उनके फैसलों को विद इन 30 डेज इम्प्लीमेंट करने की कंपल्शन जाहिर करे, उसके लिए लीगल प्रोविजन इशू किए जाएं, तभी वो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल के जजमेंट्स इम्प्लीमेंट होंगे। अदरवाइज वो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल के जजमेंट आने के बाद भी लोग कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में फिर वही सिविल प्रोसीजर रिकवरी का फॉलो होता है जिसमें कई साल लग जाते हैं। तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। डॉक्टर कुमार, तो ये बताएं, जहां तक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की बात है, इसकी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं और इसका दायरा कैसे बढ़ सकता है? तो इसके लिए आवश्यक यह है कि एक तो
गवर्नमेंट ने पिछली बार अनाउंस किया था कि 500 करोड़ से ऊपर की जितनी भी कंपनियां हैं, 500 करोड़ टर्नओवर से ऊपर की, उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो ट्रेड्स पे एंटर करें, परंतु कहाँ सब लोगों ने किया, और इसके लिए एक फोर्सफुली इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। दूसरी बात, 500 करोड़ को मैंने एक सुझाव दिया था कि 250 करोड़ लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि अब चूंकि एमएसएमई की डेफिनेशन 250 हो गई है, 250 करोड़, तो 250 के ऊपर की सारी कंपनियां लार्ज कॉर्पोरेट्स हो गई। तो उन सारी लार्ज कंपनियों को, 250 करोड़ से ऊपर की कंपनियों को ट्रेड्स पे कंपलसरली आना चाहिए। आप क्रेडिट पे अगर माल खरीद रहे हैं एमएसएमई से, तो आप कम से कम इतनी सुविधा तो प्रदान करिए ट्रेड्स के ऊपर रजिस्टर होके कि आपके द्वारा प्राप्त किया गया बिल या स्वीकार किया गया बिल या एक्सेप्ट किया गया जो आपका इनवॉइस है, वो कोई डिस्काउंट करा सके। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज हम बातचीत कर रहे हैं फरीदाबाद के एमएसएमई से। अगले सवाल का आइए अब रुख करते हैं। युवा इंजीनियर से मौजूद हैं उमेश गुलाटी। फरीदाबाद में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो अनअप्रूव्ड एरिया में है और वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की बहुत कमी है। ना रोड्स हैं, ना सीवरेज लाइंस हैं, ना वाटर लाइंस हैं, ना इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं स्ट्रीट लाइट के लिए। तो क्या ऐसा कोई मॉडल फ्रेम अप किया जा सकता है कि जो इंडस्ट्री एरिया भले ही वो अनअप्रूव्ड हो, अगर सरकार को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो उसी जनरेशन के अनुपात में उसको ये सुविधाएं मिले? राजीव जी, इनका जिस तरह से कहना है कि इंडस्ट्रीज को रोड, वाटर, सीवेज लाइन मुहैया की जाए, जिस आधार पर वो लोग टैक्स में कलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? साथ में हमें आप ये भी बता सकें कि आपके यहाँ पे कई जो इंडस्ट्रीज हैं वो अनऑथराइज्ड एरियाज में चल रही हैं और अब बात हो रही है उनकी रेगुलराइजेशन की, तो इसको आप कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ये राज्य सरकार के पर्सपेक्टिव में ये कुछ चीजें आती हैं। फॉर्चुनेटली हरियाणा सरकार ने कुछ बहुत पॉजिटिव कदम उठाए हैं अपने एसएमईज के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की है 1 जनवरी 2021 से, जो 5 वर्ष तक रहेगी, और इसके तहत एमएसएमईज के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिव है। तो मैं हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसके रूल्स को भी तुरंत नोटिफाई करें और उसके पोर्टल को सुचारू रूप से चलाएं ताकि एसएमईज उसका फायदा उठा सके। दूसरी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि हम सभी हरियाणा में जितने भी अनाधिकृत क्षेत्रों में जो एमएसएमईज हैं, नॉन कंफर्मिंग एरियाज में, उसका एक सर्वे हरियाणा सरकार ने पिछले 2 वर्ष में कराया था। वो सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है कि वो जल्दी ही एक नीति बनाएंगे कि जिस क्षेत्र में 70% से अधिक छोटे उद्योग हैं उसे इंडस्ट्रियल एरिया घोषणा कर दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको करेगी ताकि कंप्लायंसेस के साथ छोटी इंडस्ट्री का चल सके और उन्हें भी वो इंसेंटिव मिल सके। आखिरी प्रश्न अब हम शामिल करते हैं, ये पुनीत महेंद्रू का है जो कि एनकॉन थर्मल इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी हैं जो टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के लिए। बट जब हम ये प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत सारा रेड टेप होता है जिसमें हमको ड्राइंग अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और प्रेफर्ड मेक लिस्ट फॉलो करना पड़ता है। और जबकि जो बाहर की कंपनियां सेम प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं उनको ये सब नहीं करना पड़ता। तो हम हमारी गवर्नमेंट या हमारी कंपनीज ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकती जो ये प्रोसेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर हम लोगों के लिए काम इजी करे, जिससे प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट होंगे और ओवरहेड्स भी कम रहेंगे। भारत सरकार के अपने कंप्लायंसेस विदेशी कंपनियों के लिए बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो इन्फ्लक्स है, कभी कभी बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल भी विदेशों से आता है, चाहे वो चाइना से आता हो या कहीं से आता हो। तो इंडिया को भी जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी क्वालिटी के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिंजेंट रखने होंगे। दूसरी चीज, जो बाहर से इंडस्ट्री आ रही है वो किस क्वालिटी की चीज बनाएगी, वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगी, उनके लिए क्या क्या और कंप्लायंसेस होगा।
इस चीजों पर भी सरकार करेगी तो मुझे लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। डॉक्टर कुमार, पुनीत जी के लिए आपकी क्या राय होगी? इंडियन कंपनीज की जो पास्ट इश्यूज रहे हैं वो एक कारण हो सकता है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि फॉरेन कंपनीज के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वही एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इंडियन कंपनीज के लिए भी होनी चाहिए। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेन की कंपनीज के लिए आप डिफरेंट क्राइटेरिया रखें, एंट्री क्राइटेरिया, और इंडियन कंपनीज के लिए डिफरेंट रखें। तो राजीव जी, आप ये बता सकें, दौर वैसे ही काफी मुश्किल है, ऊपर से हरियाणा में हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में 75% जॉब्स लोकल पॉपुलेशन के लिए गारंटी करने के लिए नया कानून आया है। ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कंसर्न एरिया बन गया है। आपको किस तरह से फीडबैक मिल रहा है? इस लॉ में कुछ बड़ी चीजें भी हैं। उदाहरण के लिए 50,000 रुपए तक की जॉब्स को रिजर्व किया गया है हरियाणा डोमिसाइल के लिए, और हम सब ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस 50,000 की लिमिट को कम करके 20,000 तक लेके आए, क्योंकि 20,000 से 50,000 के लिमिट में हमारे पास कई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हरियाणा में हो सकता है फिलहाल न हो। फरीदाबाद से आए इन सभी प्रश्नों के लिए एंटरप्रेन्योर्स का शुक्रिया। आइए अब रुक करते हैं कुछ ऐसी कहानियों का जिन्होंने मुश्किल दौर में भी मौके तलाशने पर जोर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं MDIPL से प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बता सकें आप हमें, पैंडेमिक के दौर में हमने देखा आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कई लोकेशंस पर अपनी कंपनी के कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं, तो ये जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स है इसके बारे में आप हमें बता सकें। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग या प्री स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग इस टाइप की बिल्डिंग है जो कि पूरी तरह फैक्ट्री में निर्मित की जाती है और साइट पे कम से कम समय में खड़ी कर ली जाती है। हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। जब हमें डिफेंस सेक्टर से कॉल आया कि हमें अपने जवानों के लिए कुछ नए टाइप के एकोमोडेशन चाहिए जो कि हर जगह हर डिफरेंट कंडीशन और टेरेन में काम कर सके, ये कुछ स्पेशल टाइप के घर हैं जो कि पूरे के पूरे फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और इसको हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में बनाते हैं। हर एक हिस्सा अपने आप में पूरी तरह फुल फ्लेजेड वर्किंग यूनिट होता है। डोर, विंडो, इलेक्ट्रिकल सब कुछ लग के जाता है। खाली शिपमेंट के लिए उसको 4 हिस्सों में साइट पे भेजा जाता है और जब ये साइट पे पहुंचता है तो इसको बनाने में हमें कुछ ही घंटे लगते हैं। जो पहले इस तरह की यूनिट का निर्माण जवानों के रहने के लिए किया जाता था, उसमें 45 से 60 दिन का औसतन टाइम लगता था। अब यही समय गिर के कुछ घंटों के अंदर आ गया है। प्रदीप जी, तो ये बताएं, कोविड का समय चल रहा है, दौर काफी मुश्किल है, आप फिलहाल किस तरह की रणनीति पर, स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं? कोविड के समय हमारी कंपनी अब फोकस कर रही है कि हम किसी भी तरह अपने जवानों को और भी बढ़िया और बुलेट प्रूफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। जो आप देखते हैं कि एयरपोर्ट के आगे या कहीं भी खास स्थलों पे बोरी के कट्टे लगा के जवान पीछे मुस्तैदी से डटा रहता है, हम उसको रिमूव करके एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन मार्केट में ला रहे हैं। कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट तैयार कर चुकी है और उस पे इतना यूनिक है कि हमने पेटेंट भी फाइल कर दिया है। तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे एक टोटली नया सॉल्यूशन जो कि मार्केट में अब तक नहीं था, वो हम अपने इंडियन डिफेंस को देने जा रहे हैं। राजीव जी, प्रदीप चौधरी जी की इस इंटरेस्टिंग कहानी पर हम आपका कमेंट चाहेंगे। मुझे लगता है कि आज एक ऐसे समय में जब इमरजेंसी में हमें कोविड के हॉस्पिटल्स चाहिए या उसमें लोगों को ठहरने के लिए कोई टेम्परेरी व्यवस्था करनी है, तो एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने अपने लिए भी क्रिएट किया और सोसाइटी के लिए भी क्रिएट किया। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से इनोवेटिवली हमारे अगर उद्यमी सोचते रहेंगे कि कैसे आज के सोसाइटी में, लेकिन इसमें याद रखें इनोवेशन, नयापन और तीव्रता, कितनी तीव्र गति से आप उस समाधान को, उस सॉल्यूशन को लोगों तक ला पाते हैं। और अंत में आइए हम आपको मिलवाते हैं प्रणव विशिष्टा से, जो कि माइक्रोफाइन टूलिंग से हैं। प्रणव, आप मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस में हैं, डिजिटल मार्केटिंग ने कैसे आपके कारोबार को बदला है और कोविड के दौरान इसके क्या मायने रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में अक्सर हमारा जो फोकस रहता है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे रहता है
और कोविड से पहले हमारा खुद का फोकस ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ही था। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि विदाउट एग्जीबिशंस हम लोग अपने फैक्ट्री में बैठे हुए और लोगों से मिल सकते हैं, रियलिटी में नहीं बट वर्चुअली। डिजिटल मार्केटिंग ने मुझे ये संभव करके दिखाया कि मैं अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली पोजीशन कर सकता हूं। मैं एक डेटा ड्रिवन अप्रोच से टारगेट कर सकता हूं उस स्पेसिफिक ऑडियंस को जहां मुझे ये प्रोडक्ट लगता है कि उनके काम में आएगा। प्रणव, आप दूसरे एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग की तरफ पहला कदम वो कैसे रखें? एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करें और उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन्स चलाएं। कंटेंट जो है अपना काफी सिंपल और ऑथेंटिक रखें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंटेंट बनाने से आप ज्यादा मास ऑडियंस को केटर नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कुमार, आप बताएं, प्रणव की कहानी को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही मौजूदा दौर में डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ते दायरे पर आप एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे विचार से इन्होंने जो डिजिटल मार्केटिंग का जो रूट अपनाया है अपनी एक्सपेंशन के लिए, मार्केटिंग एक्सपेंशन के लिए, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ही आज का एक सबसे बड़ा सोर्स है मार्केटिंग का, जिससे आप अपनी ब्रांडिंग और अपनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग सबसे सस्ता माध्यम भी है। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी का शुक्रिया। राजीव जी थैंक्स, डॉक्टर कुमार धन्यवाद। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हो जाए कुछ भी तुम हिम्मत ना हारना। अतीत को भुलाकर वर्तमान में चुनौतियों से लड़ते रहना, क्योंकि वक्त कभी भी एक जगह रुकता नहीं, बदलते रहना ही उसका मिजाज है। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम एक नए शहर के एमएसएमई से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल नमस्कार।